हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज मैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का एमसीक्यू लेकर का आपके सामने आया हूं, जो कि यह जो पार्ट है वो मौर्य काल से गुप्त काल तक है। मौर्य काल से गुप्त काल तक जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं, मैं इस एमसीक्यू का इस वीडियो में आपको क्लियर कराने का प्रयास करूंगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से हर साल एमसीक्यू जो है आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक करके एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न है वो प्रश्न हमारे पास कौन सा है, आप देख सकते हैं कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। हमारे पास ऑप्शन है मगध, अवंती, कौशल और गंधार। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, याद रखिएगा। मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद माना गया है। दूसरा प्रश्न है जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है कि जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है जहाँ लोग अपने मवेशी रखते हैं। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जनपद वह शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर लोगों की बस्ती रहती है, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका सही है कि जहाँ लोग अपना घर बनाकर रहते हैं। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। वज्जी गणसंघ है, गणतंत्र है, राजतंत्र है या इनमें से सभी है। तो वज्जी को गणतंत्र कहा गया है, याद रखिएगा। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कह करके संबोधित किया गया है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। तो समुद्रगुप्त एक ऐसे शासक थे गुप्त काल के जिनको नेपोलियन से तुलना की जाती थी। ठीक है, मतलब की गई है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण याद रखिएगा 78 ईस्वी यानी 78 ईस्वी पूर्व में हुई है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है कि प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की है। तो याद रखिएगा अशोक ही एक ऐसा शासक है जिसने धम्म की शुरुआत की है, तो इसलिए अशोक हमारा सही जवाब हो जाएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अभी हमने पढ़ा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। मेगास्थनीज कौन था। यात्री था, व्यापारी था या राजदूत था या गुलाम था। तो ये याद रखिएगा कि मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था। याद रखिएगा मेगास्थनीज क्या था, राजदूत था। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में याद रखिएगा कि फाहियान जो था वो गुप्त काल में आया है। इत्सिंग और हेनसांग जो है ये दूसरे काल में आए हैं, जबकि फाहियान जो था वो गुप्त काल में आया था। अगला जो प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक याद रखिएगा कौटिल्य। कौटिल्य को ही विष्णुगुप्त और इन्हीं को चाणक्य भी कहा गया है। याद रखिएगा नाम बदल बदल के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति हैं और उन्होंने ही अर्थशास्त्र का लेखन किया है। अगला जो प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की है। बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या कौटिल्य। तो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक है वो याद रखिएगा हरिसेन है। इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। इंडिका जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत है, याद रखिएगा मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। गुप्त काल ही एक ऐसा काल था जो कि स्वर्ण काल से तुलना की गई है। अगला जो प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है। याद रखिएगा नेपोलियन से। देखिए बार बार एक ही प्रश्न जो है घूम फिर करके हमारे सामने आ रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखिएगा नेपोलियन से। कलिंग की लड़ाई बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई है। तो याद रखिएगा 261 यानी 261 ईसा पूर्व में। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा उदयन या उदयभद्र को पाटलिपुत्र का, ठीक है, संस्थापक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की जो है आर्किटेक्चर का काम संभाला था और इसने ही इसकी रचना की थी।
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस के लेखिका हैं हमारे विशाखा दत्त, यानी विशाख दत्त यहाँ ऑप्शन में है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई है? गंगा, यमुना, सरस्वती, सोन, फल्गु, गंगा, या पुनपुन, गंडक, फल्गु, या गंगा, सोन, पुनपुन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी नंबर, गंगा, सोन और पुनपुन के संगम पर पाटलिपुत्र यानी कि पटना की स्थापना की गई है। अगला जो हमारे पास प्रश्न है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक कौटिल्य, पाणिनि, विशाख दत्त या कलहन। तो याद रखिएगा, कलहन जो है वो राजतरंगिणी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, अशोक किस वंश का शासक था? तो याद रखिएगा, अशोक जो था वो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, इसलिए चंद्रगुप्त ही इसके प्रथम शासक हो जाएंगे। अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजन पदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, 16 महाजन पद बताया गया है। तो महाजन पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया है? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल याद रखिएगा, 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना गया है। त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से? बौद्ध धर्म में 3 पिटक बनाए गए हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की है? तो विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने आप को विक्रमादित्य कहा था, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ग्रहण किया है। ठीक है, उन्हीं को मिला है ये। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री रॉबर्ट सीवेल नहीं है। मेगास्थनीज, हाँ बिल्कुल, मेगास्थनीज इसका सही जवाब है। मेगास्थनीज ही मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध यूनानी यात्री थे। ठीक है, अल बरूनी और फ्रांसिस बर्नियर ये सब जो है बाद में आए हैं, ये मध्यकाल में आए हैं। मौर्य काल में मेगास्थनीज है। अशोक का संबंध किस वंश से है? अभी हमने बताया, मौर्य वंश से अशोक का संबंध है। मेगास्थनीज भारत के किसके दरबार में आया था? भारत में किसके दरबार में मेगास्थनीज की आगमन हुआ था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, मेगास्थनीज जो है भारत में आया था। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो प्रयाग प्रशस्ति की जो संबंध है वो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से प्रयाग प्रशस्ति का संबंध माना गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक अपने आप को प्रियदर्शी कहा जाता था। प्रियदर्शी मतलब कि ईश्वर का प्रिय, यानी अशोक ही इसका सही जवाब हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक याद रखिएगा, हमने अभी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, इसलिए चंद्रगुप्त जो है इसके प्रथम शासक माने गए हैं। धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया था? अशोक ने ही धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया था। इनका काम था कि धम्म का सही से प्रचार प्रसार करना। ठीक है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने किया? अशोक ने धम्म की शुरुआत किया। और महाभाष्य के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, महाभाष्य कभी भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे पतंजलि। ठीक है, तो हमने 35 सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आने की संभावना है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वीडियो को देख करके याद करने का कोशिश करेंगे, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।